हेलो एवरीवन। आज आपके लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज है और आप देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर टेट और सीटेट जैसी एग्जामिनेशंस में इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हैड इट्स ओरिजिन इन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की उत्पत्ति कहां से हुई, किस देश से हुई। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंडिया। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर जर्मनी है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की उत्पत्ति जर्मनी से हुई थी। द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जे सीडेंस्टकर, कार्ल प्लॉट्स, जे.बी. मेडिंगर, H.G. ओलेंडॉर्फ वर। इसमें बताया गया जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ये लीडिंग एक्सपोनेंट से यानी इसके प्रतिपादक थे अग्रिम पंक्ति के, ये कहाँ किस देश के स्कॉलर्स थे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है फ्रेंच स्कॉलर्स, ऑप्शन बी इंडियन स्कॉलर्स, ऑप्शन सी ग्रीक स्कॉलर, ऑप्शन डी जर्मन स्कॉलर्स। आपको पता लगाना है कि ये किस कंट्री के स्कॉलर्स थे या किस देश के स्कॉलर्स थे जिन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रतिपादन किया या डेवलप किया या बनाया। आपको फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर है ये सभी जर्मन स्कॉलर थे, ये सभी जर्मनी के स्कॉलर्स थे। इन्होंने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोपियन एंड फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग फ्रॉम द, यानी कि यूरोपीय और विदेशी भाषा शिक्षण में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का व्यापक रूप से उपयोग कब किया गया, कब से कब किया गया, ये पूछा जा रहा है। इसमें टाइम दिया है ऑप्शन ए बी सी डी। आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से किस टाइम पर, किस स्पैन में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ज्यादा उपयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ए है 1840 से 1940 तक इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। हालांकि इसके बाद भी आज भी ये बड़ा ही फेमस है मेथड है, लेकिन इस दौरान ये कुछ ज़्यादा ही व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया गया है, आज भी किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द, यानी कि अमेरिका में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, ड्रिल मेथड, ऑप्शन बी प्रोशियन मेथड, ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी रीडिंग मेथड। अब आपको फाइंड आउट करना है कि अमेरिका में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रूशियन मेथड के नाम से ही अमेरिका में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किस नाम से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जाना जाता है। ऑप्शन ए है द क्लासिकल मेथड, ऑप्शन बी कॉम्पिटिटिव मेथड, ऑप्शन सी एनालिटिकल मेथड, ऑप्शन डी साइंटिफिक मेथड। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड 2016 एंड 2020 की आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में आया है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नेम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द मेजर फोकस ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑन। ऑप्शन ए है रीडिंग एंड राइटिंग,
ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी प्लेइंग। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इनमें से किस स्किल पर ज़्यादा फोकस था। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 4 स्किल्स होती हैं, हिंदी में 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पिछले लेक्चर में भी अलग अलग जो भी आपको मेथड्स पढ़ाए हैं उन सब का किसी न किसी एक स्किल पर फोकस रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इन यानी कि 4 स्किल में से किस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ए है। इसमें रीडिंग और राइटिंग पर ग्रामर ट्रांसलेशन में ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रीडिंग और राइटिंग पर क्यों। रीडिंग में पढ़ना होता है, राइटिंग में लिखना। और जब भी आप किसी भी टॉपिक का या किसी सेंटेंस का या किसी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करते हैं तो केवल आप पढ़ते और लिखते ही हैं, क्योंकि लिसनिंग, सुनने और बोलने का कोई ऑप्शन उसमें नहीं होता। मान लीजिए आपको कह दिया आप ट्रांसलेशन करिए, तो आपके पास ट्रांसलेशन का जो भी पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो इस पर कह सकते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मुख्य रूप से जो फोकस होता है या एम्फेसिस होता है, जोर होता है, वो 2 स्किल पर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, रीडिंग और राइटिंग पर इसका ज्यादा फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि कुल मिला कह सकते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बेसिक यूनिट क्या है। जब उसको हम पढ़ाते हैं या उसको इस लैंग्वेज या किसी लैंग्वेज का हम प्रैक्टिस करते हैं या जब उसको पढ़ाते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, जब बच्चों को पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए है सेंटेंस, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी फ्रेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ए सेंटेंस है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कम से कम एक सेंटेंस तो होगा ही, तभी आपका उसका अनुवाद करेंगे। तो इसकी इकाई है, यानी कि यूनिट क्या है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचिंग की, सेंटेंस। कम से कम एक सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन जरूर करेंगे, तब वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। दोस्तों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स आर, यानी कि इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कौन सी हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ दीज है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं या कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा मैं इसको, हालांकि इस पर मैं डिटेल में एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड में कर चुका हूं, इसी टाइप से उसी से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। उसको आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसकी हम थोड़ा इसको शॉर्ट में बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। और इस आंसर को करने के पहले, इस क्वेश्चन को करने के पहले आप वो हमारा डिटेल जो वीडियो है, लेक्चर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, उसको पढ़ने के बाद जब करेंगे तो उसको कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। द प्रिंसिपल, ये जो ए बी सी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं ये सभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पाए जाते हैं। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक पर एक और क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स और, ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसमें ऑल ऑफ दीज है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनमें से कोई एक है। अब इस क्वेश्चन को करने के पहले जो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, उसको देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अभी एक जस्ट आपको बताया कि सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये तो करेक्ट है ही, समझ लीजिए, क्योंकि अभी बताया है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, दैट इज बाय प्रेजेंटेशन एंड स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स विच आर देन प्रैक्टिस थ्रू ट्रांसलेशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें ग्रामर को डिडक्टिव वे में पढ़ाया जाता है और क्या होता है ग्रामर रूल्स का प्रेजेंटेशन किया जाता है, इसके बाद जो एक्सरसाइज होती है उसको उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इसका आंसर, इसका ये बी भी सही है। द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन,
बिल्कुल सही है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि बच्चे की जो मदर टंग होती है, उसको नेटिव लैंग्वेज, वही उसका इंस्ट्रक्शन का यानी कि माध्यम होता है। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन जब कर रहे हैं, जैसे हम अब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारा मीडियम हिंदी रहता है। इंस्ट्रक्शन का टीचर जब इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा बच्चों को, वो हिंदी में ही देगा, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी कैरेक्टरिस्टिक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पाई जाती जो भी है। द एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स आर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से लाभ क्या होते हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं। ऑप्शन ए है टू डेवलप एक्यूरेसी इन राइटिंग, यानी कि क्या इससे लिखने में शुद्धता डेवलप होती है, लिखने की शुद्धता डेवलप होती है, यानी कि हम शुद्ध लिख पाते हैं। टू डेवलप आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, इससे हमारी एक ट्रांसलेशन करने की हमारे अंदर कला डेवलप होती है। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, और इससे क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप होती है, उसके लिए बड़ा यूजफुल है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, अब इसको फाइंड आउट करना है कि सभी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी एडवांटेजेस हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, या कोई एक है। यदि आपने हमारा पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो इसको आसानी से कर पाए। इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से लिखने में एक शुद्धता डेवलप होती है, यानी शुद्ध रूप से आप लिखते हैं। ऑप्शन बी बता रहा कि ये एक कला है, आपके अंदर ट्रांसलेशन की कला डेवलप हो जाएगी, और ये रीडिंग और राइटिंग स्किल पर ज़्यादा जोर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से एक बच्चे के अंदर रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप करने में बड़ी मदद करेगा, यूजफुल होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब इसमें फाइंड आउट करना है कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं। ऑप्शन ए है प्रमोट्स नो कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड द स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड। ऑप्शन बी है इट डज नॉट फोकस इनटू ऑल द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन सी है टू मच स्ट्रेस ऑन नोइंग ग्रामर रूल्स एंड एक्सेप्शन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें कौन कौन सी हानियां होती हैं, दरअसल इसका ऑप्शन डी है, यानी सभी हानियां हैं, एक कमियां यानी कि एक कमियां हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। पहली डिसएडवांटेज क्या है, प्रमोट्स नो कम्युनिकेशन एबिलिटी। कम्युनिकेशन मीन टू वे कम्युनिकेशन, बात करना। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी तो होती ही नहीं, क्योंकि स्पीकिंग की बात ही नहीं करते हैं, केवल रीडिंग और राइटिंग की बात होती। तो प्रमोट्स नो कम्युनिकेशन एबिलिटी, इससे कम्युनिकेशन एबिलिटी बिल्कुल डेवलप नहीं होती, क्योंकि स्पीकिंग की बात ही हम लिसनिंग की नहीं करते हैं। लिखा भी आगे, द स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। तो स्पोकन एस्पेक्ट होता है वो पूरी तरीके से इस मेथड में निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन जब करते हैं तो रीडिंग और राइटिंग पर ही हम फोकस करते हैं। तो ये भी एक कमी इसकी है। इट डज नॉट फोकस इनटू ऑल द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। ये 4 स्किल्स जो होती हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब पर फोकस नहीं करता, केवल 2 स्किल पर फोकस करता है। तो ये भी एक कमी इसकी है। ऑप्शन सी है टू मच स्ट्रेस ऑन नोइंग ग्रामर रूल्स एक्सेप्शन। ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये ग्रामर रूल्स को जानने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, और उसके एक्सेप्शन, ये भी इसकी कमी है। तो कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी का करेक्ट है। ये सभी एक कमियां एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पाई जाती हैं। तो ये आपके 11 क्वेश्चन थे आपके ग्रामर ट्रांसलेशन के, MCQs थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को या इस लेक्चर को या इन 11 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया गया है। उसको आप जब पहले देखेंगे और उसको सुनेंगे, उसके बाद जब इसको करेंगे तो बहुत आसान चीज़ें हैं, उस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसी से क्वेश्चन मैंने बनाए भी हैं, फिर आसान हो जाए। ये हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई भी सिलेक्शन पाना है, सबसे पहले उसकी आप डिटेल स्टडी करिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे आइए। 100% 90% एक ही स्टेप में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाने पर आप तैयारी नहीं कर सकते हैं और ना चीज़ रहती है। आप तो पहले आप उस डिटेल डिस्क्रिप्शन पर जो हमने एक लेक्चर अपलोड किया उस पर जाइए, इसके बाद इसको देखिए, तो निश्चित रूप से बहुत आसान, केवल इसी टॉपिक पर नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें सीधे ऑब्जेक्टिव पर जा सकते हैं, लेकिन डीप स्टडी आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी जब आप उसके डिटेल को पहले पढ़ें, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में जाए तो विश्वास करिए 100% तैयारी उसकी हो जाती है। और मुझे लगता है ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी डीएलएड के बच्चे हैं, टेट के, सीटेट के बच्चे हैं और या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसको जो वीडियोज़ को शेयर करिए, जो हमारे डीएलएड के बच्चे हैं और जो प्राइवेट कॉलेज पढ़ते हैं उनके लिए भी काम आएगा। सभी को आप भेजिए ताकि आगे टॉपिक पर और कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग अच्छा कंटेंट आपके लिए दे सकें। थैंक यू वेरी मच।